दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूं, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। पिछली कई वीडियो में कई लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और आज हम बात करने वाले हैं ईवी की। देखिए, मैंने अब तक बहुत सारी गाड़ियों का रिव्यू किया, बहुत सारी का नहीं करा है और ये मैं जानता हूँ कि वीडियो आज आ भी काफ़ी टाइम बाद रहा है, काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, एक बीच में ब्रेक हो गया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके पूरे पूरे सवालों के जवाब दे पाऊँ। देखिए, सबसे पहला तो हम जानते हैं टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ना दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है, दोनों अलग अलग तरह की। बैटरीज में देखा जाए तो दोनों के अंदर लिथियम आयन तो यूज किया है, जिसमें एक है एनएमसी केमिस्ट्री की और एक है एलएफपी केमिस्ट्री की। और मोटर के अंदर भी है ना, टू व्हीलर्स के अंदर हब मोटर, पीएमएसएम मोटर और आईपीएम मोटर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, ये डे बाय डे अपडेट करते जा रहे हैं अपने आप को। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, जल्द से जल्द अपना डिसीजन लेकर 31 मई की ये इस महीने की 30 या 31 तारीख के पहले पहले अपनी गाड़ी ले लें, क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से सब्सिडी घट जाएगी। जो सब्सिडी अभी मिल रही थी वो लगभग 15,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की बैटरी पर मिल रही थी और अब जो है वो घटकर 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर की बैटरी के ऊपर रह जाएगी। यानी कि कीमतों में इजाफा होने वाला है। मेरे पास ऑफिशियली एक मेल भी आई हुई है जिसमें उन्होंने बताया है कि टीवीएस आई क्यूब की भी प्राइस बढ़ने वाली है। लगभग लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 हज़ार रुपये के लगभग उसमें फ़र्क आएगा। एम्पियर मोटर्स की तरफ से भी मेल आई हुई है, जो कि ग्रीव्स मोटर्स की तरफ से, उसमें ग्रीव इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से है। उसमें साफ साफ बताया गया है कि बैटरियों के प्राइस जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि सब्सिडी सरकार की तरफ से कम कर दी गई है, जिसे हम फेम टू सब्सिडी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे सब्सिडी घटना और कीमतें गाड़ियों की बढ़ना क्या इलेक्ट्रिक की ओर टर्न करने से रोकेगा? मैं समझता हूँ इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बड़े टिपिकल आते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों। देखिए, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं और डीजल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अगर हम उसको इलेक्ट्रिक से कंपेयर करना चाहेंगे ना, तो वो प्राइस एक बैलेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। लगभग आप जहाँ 1 रुपये पेट्रोल पे खर्च करोगे, वहाँ केवल 10 से 20 पैसे के अंदर ही इलेक्ट्रिक पे अपना काम चला लोगे। ये एक मेजर इम्पैक्ट है जो कि आने वाला है। अब कई सवाल आते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लें तो उसके अंदर बैटरी के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह की बैटरी होनी चाहिए, कैसे व्हीकल सेलेक्ट करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि देखो, एक वाहन को सिलेक्ट करने से पहले आप ये तय करो कि आपने रोज चलना कितना है। एक सवाल मेरे पास आया था, मेरे को आज भी याद है, 15 किलोमीटर मेरी रोज की रनिंग है और मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँ ना लूँ। देखिए, अगर आप पेट्रोल व्हीकल चला रहे हैं और 15 किलोमीटर ही चलना है रोज, उससे ज़्यादा नहीं चलना है, 20 किलोमीटर ही चलना है मान लीजिए, तब भी आपको इलेक्ट्रिक ही लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं तो देखिए वो गाड़ी चलेगी आपकी लगभग लगभग 3 से 4 दिन। और पेट्रोल व्हीकल की कॉस्टिंग और उसकी कॉस्टिंग में 10 से 20 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। 10 से मतलब 5 से 10 गुना ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। मतलब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो चलाएंगे वो 10 पैसे में ही चल जाएगा और वहीं पेट्रोल व्हीकल आप चलाने के लिए 1 रुपया खर्च करेंगे। तो मेजर इम्पैक्ट कहाँ आता है? अब मेन बात आती है कि 15 किलोमीटर ही चलना है, 20 किलोमीटर ही चलना है, विद फैमिली चलना है, या किसी ओल्ड पर्सन के लिए लेनी है, या किसी बच्चे के लिए लेनी है जो छोटा बच्चा हो, लगभग 16-17 साल का हो, 18 साल का हो, और उसको आप चाहते हो कि एक सफिशिएंट व्हीकल दे दो जिसे सिर्फ 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है, तो उसके लिए क्या वो व्हीकल ठीक रहेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक रहेगा, पर आप उसको चलाने के नियम सिखाएंगे तब।
देखिए बैटरी केमिस्ट्री मोटर केमिस्ट्री से कंपेयर करते हुए गाड़ियां बनाई जाती हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के ही बनाया जाता है गाड़ियों को। अगर मैं कहूँ तो आप सबसे पहले कोई भी व्हीकल लेने से पहले ये देखिए कि उसमें बैटरी कौन सी लगी है। बैटरी दो तरह की होती है, एक होती है एनएमसी और एक होती है एलएफपी। एनएमसी केमिस्ट्री की जो बैटरियां हैं, निकल मैग्नीज कोबाल्ट, इनकी खासियत क्या होती है? इनकी खासियत होती है ये पावर को तुरंत डिस्चार्ज कर देती है। और लिथियम फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं एलएफपी, लिथियम फेरो फॉस्फेट जो बैटरीज हैं, वो उनकी जो खासियत होती है कि उनके चार्जिंग साइकिल ज़्यादा होते हैं बनिस्बत एनएमसी केमिस्ट्री के। एनएमसी केमिस्ट्री की जो बैटरियां होती हैं वो 800 से 1000 साइकिल, मैक्सिमम 1500 साइकिल तक चार्ज करती है। उसके बाद उसमें डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाती हूँ। बहुत सारे सवाल आए, एक मेरे को फेसबुक पे मेरे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने जब वीडियो शेयर किया तो उन्होंने ये कहा कि 3 साल और 30,000 किलोमीटर तक जब आप गाड़ी चला रहे हो, उसके बाद अगर बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? मेरे भाई, वो बैटरी ख़त्म नहीं होती है। 3 साल 30,000 किलोमीटर कंपनी मानती है कि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाना चाहिए, जबकि होता ज़्यादा में है। आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वो ज़्यादा ही निकलेगा। जैसे कि आपकी गाड़ी की रनिंग कितनी है, रनिंग आपकी जो है एक चार्ज साइकिल पर 80 किलोमीटर मैं मानता हूँ एम्पियर मैग्नस की है। 0 to 100% चार्ज करने का एक साइकिल होता है। अगर वो मानते हैं हम कि आप रोज 40 किलोमीटर चलते हैं तो आपने हर दूसरे दिन गाड़ी चार्ज करनी होती है, यानी महीने में आप सिर्फ कितना चार्ज करोगे? 15 बार। और साल में कितना करोगे? 180 बार। और इसी को कैलकुलेट करते हैं हम तो 180 के हिसाब से अगर 1500 साइकिल में अगर कैलकुलेट करूंगा तो लगभग लगभग 6-7 साल आराम से आपकी गाड़ी चल जाएगी। उस हिसाब से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किलोमीटर्स में भी देखा जाए तो आपकी गाड़ी एक साइकिल में 80 किलोमीटर चलती है एक साइकिल पे, और आप महीने में कितना चला रहे हो उस गाड़ी को? 1200 किलोमीटर। 8 साल के हिसाब से देखा जाए तो आपने बैटरी को कितना तरीके से यूज किया है। मतलब एक 8 साल बहुत लंबी लाइफ होती है बैटरी की। अगर हम इसी चीज को समझें कि एनएमसी केमिस्ट्री क्या होती है, एलएफपी केमिस्ट्री क्या होती है, ये सेल अगर खराब हो जाएंगे, भाई मेरे, ये सेल एक इसमें जो डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेड होती है जब बैटरी, वो भी अब 6-7 साल हम एक एवरेज मान रहे हैं कि 6 साल बाद चलो ये बैटरी डिग्रेड हो जाएगी। तो उसके बाद भी अगर हम कैलकुलेट करें तो आपके 12%, एक सर्वे के अनुसार 12% डिग्रेडेशन आता है। मतलब अगर उसमें 100 सेल लगे हुए हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये जो बैटरियां होती हैं ये लेड एसिड की तरह नहीं होती है ये पूरा एक ही बैटरी बनी हुई है, नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। तो अगर मैं कि एनएमसी के जो सेल होते हैं वो थोड़े पतले होते हैं और बहुत अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी होती है पावर की। मैं कहना चाहूँगा जैसे आप देख रहे हो कि एक आप बाजार से सेल लाते हो, सिंपल वाला सेल जो लाते हो वो होता है कि हाँ सब ठीक है, घड़ी में लगाया तो साल भर चल जाएगा। पर एक आता है ड्यूरासेल, जो जिसे हम कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लंबा चलेगा। तो सब वो ड्यूरासेल और इस साधारण सेल की केमिस्ट्री को अगर आपने अंडरस्टूड कर लिया, जहाँ 1 साल वो चलता है, ड्यूरासेल की पावर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो उससे ज़्यादा लाइफ साइकिल देता है। तो यही एनएमसी में होता है कि पावर होल्डिंग कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है इसकी। जब पावर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है तो ये जितना मैक्सिमम पावर होता है ना वो अपने में स्टोर कर लेता है एक सर्टेन टाइम के लिए। और वहीं एलएफपी में जो होता है ना, सेम थिंग होती है। मतलब आपकी पावर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसकी अच्छी है, पर सबसे ज़्यादा बेटर एनएमसी सेल्स की पावर होल्डिंग कैपेसिटी मानी जाती है। एलएफपी सेल का साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी जो होती है वो साइज में बिल्कुल दुबली पतली होंगी, हल्की होंगी।
LFP की बैटरी थोड़ी भारी होगी और फिक्स्ड होंगी वो। और ऐसा नहीं है, एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी अगर आप देखोगे ना तो मल्टीपल तरीके से हर कंपनी अलग अलग केमिस्ट्री की बैटरीज अपनी गाड़ियों के अंदर यूज कर रही है। टाटा जहां पहले एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी यूज करता था, अब उसने चेंज करके काफी टाइम से LFP केमिस्ट्री की बैटरी लगानी शुरू कर दी है, यानी LFP बैटरीज लेना शुरू कर दिया है। वहीं आज XUV 400 है, वो एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी ले रहे हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी जो है ना वेट कैपेसिटी बढ़ गई है। वहीं आपकी MG मोटर्स जो पहले एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी यूज करते थे, ओला आज भी एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी यूज कर रहे हैं। इवन दो एम्पियर वो भी अपनी एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी 1 लाख से नीचे वाली कॉस्टिंग की जो गाड़ियां हैं उनमें यूज कर रहे हैं। और LFP केमिस्ट्री की बैटरी उन्होंने अपने बेल्ट ड्रिवन सेगमेंट में यूज करी हुई है। और मोटर भी 2 तरह की डाली हुई है इन्होंने, एक में हब मोटर दे रखी है मैग्नस में, और एक में दे रखी है इन्होंने PMSM मोटर, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर, जहां ओला IPM मोटर का इस्तेमाल कर रहा है। 2 तरह की मोटर्स है, एक तो है BLDC जो DC करंट पे चलती है, ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, जो हब मोटर के तौर पे जानी जाती है, जो पहिए में ही फिक्स होती है। और एक होती है PMSM मोटर। PMSM मोटर जो है मोस्टली बेल्ट ड्रिवन होती है या फिर शाफ्ट ड्रिवन होती है। IPM मोटर भी शाफ्ट ड्रिवन हो सकती है और बेल्ट ड्रिवन हो सकती है। ये दोनों AC मोटर्स हैं, इनके अंदर तुरंत पावर कैप्ट करके और व्हील्स को पावर देने की ना उसमें कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। मतलब आप अच्छा पिकअप, अच्छी स्पीड, मैक्सिमम टॉर्क के साथ इजीली ग्रैब कर सकते हो PMSM और IPM मोटर के साथ। वहीं आपको हब मोटर एकदम सडन पावर रिलीज करके नहीं देगी, उस पर लोड रहेगा। DC मोटर है, उठाएगी अपने हिसाब से चलेगी। पर हाँ, कंपैरिजन अगर दोनों का करूंगा तो मतलब थोड़ा सा माइनर सा इम्पैक्ट आएगा, न्यूटन मीटर टॉर्क में भी, ग्रेडेबिलिटी में भी। ग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है जहां हम कहीं चढ़ाई कर रहे होते हैं वहां पे भी हल्का सा इम्पैक्ट आता है। 13-17 डिग्री तक ये इंक्लाइन कर जाती है, डिक्लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, उसके बाद जो मोटर की जो कैपेसिटी होती है वो एक सर्टेन टाइम तक के लिए होती है कि वो कितनी पावर रिलीज कर रही है और बैटरी से किस हद तक खींच रही है। हब मोटर जो है ना ज़्यादा गर्म हो सकती है, पर बेल्ट ड्रिवन चूंकि उस पर इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता, वो बेल्ट के थ्रू या पुली और गियर ऑपरेटेड रह सकती है उसके थ्रू, तो वो इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होगी। और इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया गया है, भैया आग लग जाएगी तो एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी आज से पहले अभी कुछ समय पहले तक टाटा जब यूज़ कर रहा था तो भैया उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आप कहोगे सब 2 व्हीलर के लिए क्या अरेंजमेंट है? देखो 2 व्हीलर के लिए वाकई में एक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है कि एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी जितनी भी हैं अगर ओवर हीटअप होती हैं, या तो वो पावर BMS अच्छा है तो पावर काट देगी, आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, तुरंत ही गाड़ी बंद हो जाएगी। उसको अगर हल्का सा भी सिग्नल मिला ना कि ये थर्मल जो टेम्परेचर है इसका ओवर हो रहा है, इनका जो थर्मल टेम्परेचर है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 210 डिग्री सेंटीग्रेड तक एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी का होता है। अगर उसमें थर्मल टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और BMS अच्छा है तो वो तुरंत मैनेज करके और उस बैटरी को कूल डाउन करना है तो वो गाड़ी को बैटरी से कट कर देगा। यानी आप चलते चलते कहोगे ये मेरी गाड़ी क्यों बंद हो गई, आप सरप्राइज हो जाओगे और फिर कहोगे कि ये बैटरी खराब। बैटरी खराब नहीं, उसको थोड़ी देर रुक कर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई है, इंजीनियर से कंसल्ट करें, आप सर्विस सेंटर ले जाएं, उसको दिखाएं, उसको बताएं। आज ही एक क्वेश्चन आया कि मेरी गाड़ी मैंने अभी रिसेंट में ली है और बार बार उसका पावर कट रहा है, चलते चलते गाड़ी बंद हो रही है। तो मेरा यही कहना होगा कि उसमें थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम मेंटेन करने के लिए BMS लगाया गया, या तो वो BMS में प्रॉब्लम आ रखी है और या फिर आपकी बैटरी कहीं फॉल्ट हो रही है, उसमें स्पार्किंग हो रही है या फिर उसके अंदर किसी प्रकार का थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आपको तुरंत दिखाना चाहिए और ऐसी कंडीशन में बैटरी चेंज करनी चाहिए। इमीडिएटली आपको सर्विस सेंटर पर कॉल करना चाहिए, इमीडिएट सेंटर से
कंसल्ट करना चाहिए। अगर वो आपको स्पेयर बैटरी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उससे ट्राई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ समझने वाली होगी। हम हर चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। हमारा कई बार क्या होता है, गाड़ी पेट्रोल गाड़ी भी चलते चलते बंद हो जाता है, हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ, स्पार्क प्लग निकाल के देखते हैं ना। तो इसको भी वैसे ही समझना पड़ेगा हमें, इसके अंदर भी कोई ना कोई मिस्टेक है, और क्या मिस्टेक है वो अंडरस्टूड करना। हाल मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हर आदमी इंजीनियर होता है या हर आदमी इस चीज़ को अंडरस्टूड कर सकता है, बट हाँ, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। देखो, एक तो हल्की होती है, इस बात को मानेंगे हम। दूसरा, उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात क्या है, स्पेस कम लेती है, ये भी अंडरस्टूड है। चार्जिंग होल्डिंग कैपेसिटी और तुरंत डिस्चार्ज, यानी अगर तुरंत जहां परफॉर्मेंस की ज़रूरत है तो वो मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई दे देती है, मतलब मोटर को पावर ज़्यादा मिलती है, तो परफॉर्मेंस मिल गई साहब। तो ये दोनों चीज़ें उसमें इसके पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव सिर्फ इसका एक ही है, एक या दो भी मान लो, तीसरा मैं मानता नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो वर्स्ट कंडीशन में है। पहला नेगेटिव, इसकी तो चार्ज साइकिल भाई साहब बहुत कम है, मिनिमम 1000 से 1500 साइकिल तक ही ये सपोर्ट करती है। मतलब 1000 बार अगर आप चार्ज करोगे, 0 to 90%, 100%, हम उसे एक साइकिल मानते हैं। 10% अगर आपकी बाकी रह गई है और आपने उसको चार्जिंग पे लगा दिया, फिर आपने उसको फुल चार्ज किया, तो वो एक साइकिल कैलकुलेट होता है। तो ये जो साइकिल है उसके 1000 साइकिल मिलते हैं, मिनिमम हम 1000 साइकिल मानते हैं। 80 के हिसाब से देखा जाए, 80 किलोमीटर एक साइकिल में अगर 80 किलोमीटर चल रही है, तो उस हिसाब से ये 80,000 किलोमीटर, यानी 1000 साइकिल से भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 किलोमीटर तो सोच रहे हैं। अब आप कहोगे साहब कंपनी 30,000 की वारंटी क्यों दे रही है? 30,000 की वारंटी उनकी क्या पॉलिसी है, ये मेरे को खुद को समझ में नहीं आया। इनको वारंटी ज़्यादा देनी चाहिए। अगर 800 साइकिल भी मिल रहे हैं ना, तो 64,000 किलोमीटर तक तो आपकी गाड़ी सही तरीके से चल रही है ना। तो 30,000 किलोमीटर आपने क्यों दी है? इस बात के लिए तो मैं भी खुद क्वेश्चन करूंगा कंपनीज के सामने, उनको पूछूंगा कि भैया आप इतना कम क्यों दे रहे हो, जब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी साइकिल जो सॉरी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं, उसकी साइकिल इतने ज़्यादा हैं, तो आप उससे कैलकुलेट करके अपनी उस वाहन को क्यों ज़्यादा वारंटी नहीं दे रहे हो? अपनी अपनी सबकी पॉलिसीज होती हैं। आप देखोगे एनएमसी केमिस्ट्री की ओला खूब यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर पावर बहुत मैक्सिमम लेवल पे अच्छे से मिल जाती है। अब इसी का एक उदाहरण था, मैंने अभी रिसेंट में 2 गाड़ियाँ बड़ी 4 व्हीलर चलाई। एक तो एमजी कॉमेट चलाई और एक टाटा टियागो चलाई, और एक सबसे बढ़िया एसयूवी सेगमेंट की चलाई जो थी एक्सयूवी 400, जिनके वीडियोस आपको मेरे ब्लॉग्स में मिल जाएंगे। ऑटो ब्लॉग्स में मैंने दे रखा है, वो एंड स्क्रीन पे मैंने लगा देना है, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक्सयूवी 400 के अंदर एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 156 किलोमीटर पर आवर, और 0 to 100 जो उसने किया ना, वो कमाल था उसका। 6 सेकंड से 6.8 से या लगभग 7 सेकंड के अंदर उसने पहुंचा दिया। एलएफपी का भी कम नहीं था, टाटा टियागो ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। 7 सेकंड्स में वो लगभग 80 किलोमीटर, हो सकता है मेरे चलाने का तरीका सही नहीं रहा हो, तो ज़्यादा भी हो सकता है। और वहीं आपकी एमजी कॉमेट जो एलएफपी केमिस्ट्री की है, देखो टाटा और एमजी प्रेजेंट में एलएफपी केमिस्ट्री की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जिसका पावर डिस्चार्ज बैटरी का इतना ज़बरदस्त नहीं मान सकते। टाटा टियागो की मैक्सिमम स्पीड 120 है, उसके बाद शायद जाके वो स्टॉप हो जाती है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है वो। और वहीं आपकी एम जी कॉमेट आई है, हेक्टर बोल रहा हूँ, एम जी कॉमेट जो आई है, वो आपकी मैक्सिमम स्पीड, वो तो मैंने विजिबल करा है, हाईवे पे मैंने ड्राइव करी, 105 106 किलोमीटर मैक्सिमम उसने रीच किया है। तो ये जो एक लिमिटेशंस है ना, वो बैटरी को कुछ ज़्यादा गर्म ना हो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कर रखा है। पर एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी जो उसने परफॉर्मेंस दिखाया ना एक्सयूवी 400 में, जो उसका कंफर्ट था, जो उसका सस्पेंशन था, कमाल का था। मैं ये नहीं कहूँगा कि तीनों के अंदर कंपेयर किया जा सकता है। देखो, तीनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, एक है हैचबैक, एक है आपकी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी, और एक है सिटी कार। तीनों की क्राइटेरिया ही डिफरेंट है
और तीनों वाकई में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर मैं अगर कहूँगा तो नंबर 1 है। तीनों अपने अपने सेगमेंट में नंबर 1 है, इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता। LFP केमिस्ट्री का पॉजिटिव ये है कि उसके चार्ज साइकिल ज्यादा है, 2500 से 3000 साइकिल, 4000 साइकिल तक मैक्सिमम वो जाती है। और उसका थर्मल टेम्परेचर जो है ना वो भी ज्यादा है, 250 से लेकर 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका थर्मल टेम्परेचर का वो है। मतलब अगर इतनी टेम्परेचर के बाद वो पहुंचती है तो वो जलेगी। अच्छा, इसमें ये है कि NMC केमिस्ट्री की अगर बैटरी बाय डिफॉल्ट कहीं जो तीसरा क्लॉज था वो मैं कहना चाहूँगा, कहना नहीं चाहिए कि वो आग पकड़ेगी, निश्चित रूप से पूरी आग पकड़ के गाड़ी भी खत्म कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इशू है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। और जबकि LFP केमिस्ट्री की बैटरी की केमिकल रिएक्शन बड़ी स्टेबल है और वो जब अगर बर्निंग पॉइंट को क्रॉस कर जाती है, बाय डिफॉल्ट BMS उसको कट नहीं करता है तो वो भी जलेगी, पर वो जलेगी तो आग नहीं पकड़ेगी, वो सिर्फ फ्यूम्स छोड़ेगी। इस चीज को हमारे को समझना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन की जो बात आती है कि साहब मेरे को इतना ही चलना है, उतना चलना है, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आपको ये जो चलाने का तरीका है ना ये अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। आप बजट क्या रखते हो? अगर आप कम बजट रखते हो तो मैं कहूँगा कि थोड़ा कम पैसा खर्च करके छोटी गाड़ी लो, स्कूटी टाइप ले लो, उसका पैसा भी कम देना होगा। अब एम्पियर ने एक अच्छा काम करा है, 2 मॉडल निकाले, जील और मैग्नस। तो जील जो है वो देखा जाए तो सेम थिंग है, मैग्नस की डुप्लीकेट है। मतलब हब मोटर भी वही है, बैटरी केमिस्ट्री भी वही है, बैटरी की किलोवाट आवर पावर भी वही है, बैटरी का कंट्रोलर सब कुछ सेम है, इवन तो टायर साइज तक सेम है, सिर्फ उसका शेप और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ी सी उन्होंने डिमोट कर दी है। वो थोड़ा सा हल्का सा मेरे को माइनर सा लगा, पर उसमें उसके प्राइस भी कम है, एज अकॉर्डिंग उसके प्राइस भी कम है। अगर आप चाहें तो जील उठा सकते हैं, अगर आपको कम चलना है तो आपको पैसा भी कम खर्च करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि कम खर्च करना चाहिए। हमारा मोटो क्या है, मेन मध्यम वर्गीय परिवार का मोटो क्या है कि पैसा कैसे बचाया जाए। गुल्लक के अंदर पहले 1-1 रुपए डालकर हम जो पैसे बचाते थे उस चीज को भी समझना जरूरी है, और ये तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है। आप सोचिए कि खुद आप रोज कितना किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, और उसके बाद कितना जेब पर भार पड़ता है, वो एक बहुत टेंशन वाली बात हो जाती है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसी का 10वां हिस्सा खर्च कर कर अगर मैं उतने ही किलोमीटर चला रहा हूँ तो वो कितना मेरे लिए सहज हो जाता है। मतलब मैं जहाँ रोज सोचता हूँ दुकानदार की नज़र से देखा जाए, यार ऐसा है अभी तो जाके आया हूँ, 40 किलोमीटर चला ली है, 100 रुपए का पेट्रोल फूक चुका हूँ, फिर जाऊँगा आऊँगा। और वहीं आप सोचोगे आपके पास इलेक्ट्रिक कोई बाइक है तो आप उसके 3 चक्कर और काट सकते हो, फटाफट फटाफट जाके आसपास के सारे काम निपटा दोगे। मतलब 40 किलोमीटर चलाने में 40 किलोमीटर स्पेयर है आपके पास, 40 किलोमीटर और चला सकते हो आप। 10-10 किलोमीटर के आसपास के राउंड सबसे मिलना जुलना, हेलो शेलो, अपना माल सप्लाई करना, जो भी आप व्यापारी वर्ग से हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपको दुख भी नहीं होगा। घर आने पर बेटे ने कहा पापा एक राउंड ले आऊँ, दोस्त के घर तक चला जाऊँ, अगर पेट्रोल होती तो यार तू ये फालतू के चक्कर छोड़, पढ़ाई बैठ करने बैठ गया। जबकि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप दोगे तो देखो इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉजिटिविटी भी बहुत स्ट्रांग है। पहली बात तो आप लिमिटेड अगर वाहन लेते हो तो वो ज़्यादा स्पीड से भागेगा नहीं, आप उसको कंट्रोल करके रख सकते हो। दूसरा, वो कहाँ जा रहा है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का वाहन लिया है, जिसे मैं ओला, एथर, आई क्यूब, या आई क्यूब में तो खैर ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, सिंपल वन में आई हुई है, तो आप अपने उस मोबाइल ऐप से चेक कर सकते हो कि अपने दोस्त के साथ कहाँ है, लोकेट कर सकते हो उसको ईजिली। तो ये एक पॉजिटिव पार्ट भी है। और देखो ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो लोग कहते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर में यही और इम्प्रूव होके आएगी, इसका इम्प्रूवमेंट रेगुलर रहेगा। बट ये मान के चलो कि आज की तारीख में ये बहुत हेल्पफुल टेक्नोलॉजी है, बहुत सपोर्टिव टेक्नोलॉजी है ड्यूरिंग फाइनेंशियल कंडीशंस।
जहाँ विश्व त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, हम आत्मनिर्भर बन के और हम भी अपना कुछ करके अपना सहभागिता अपनी देकर अपना जो है ना दे सकते हैं कि सहभागी बने हम। और फिर तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पार्ट क्या है, ये एनवायरनमेंट रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे ग्रीन एनर्जी है या क्लीन एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो भैया उसका कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप भी समझ सकते हो कि सल्फर कितना निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना जाता है लोगों के लिए, तो घातक है ही। अब फैक्ट्रियों और फिर बात करने लगे, वो लंबा टॉपिक हो जाता है, वो छोड़ो। अभी हम बात करते हैं कि इसकी यूटिलिटी कितनी सार्थक रहेगी, मतलब इसका जो उपयोग है वो आपके लिए कितना सार्थक रहेगा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ये सोच के बैठ जाओ कि इलेक्ट्रिक भविष्य नहीं हो सकता, तो ये आपकी सोच हो सकती है, हर एक बंदे की सोच नहीं हो सकती। अब इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं कि लोग क्वेश्चनिंग करेंगे कि क्या 5 साल बाद, 8 साल बाद जब बैटरी खराब होने लगेगी तो उसका ऑल्टरनेट क्या रहेगा। देखिए, सीधी सी बात है, पेट्रोल व्हीकल आप चला रहे हो, डीजल व्हीकल आप चला रहे हो, आप और कोई ऐसा इंजन व्हीकल आईसी बेस्ड जो इंटरनल कंबशन बेस्ड इंजन है वो आप चला रहे हो, चाहे वो इथेनॉल से हो चाहे वो हाइब्रिड हो। जहाँ हाइब्रिड में तो चलो दोनों मोटर, दोनों चीज़ें एक साथ काम करती हैं। तो अब अगर आप वो चला रहे हो तो पहला तो उसका मेंटेनेंस, आप उसका मेंटेनेंस कैलकुलेट कर लो। यहीं आप टू व्हीलर की बात कर लेते हैं। चलो, एक पेट्रोल टू व्हीलर अगर हम चलाते हैं तो मेरा मानना है कि एक पेट्रोल टू व्हीलर पे पर किलोमीटर के हिसाब से देखूं तो मैं 40 किलोमीटर अगर वो चल रहा है 100 रुपए के पेट्रोल में, मतलब 100 रुपए का पेट्रोल आपने डलवाया और वो 40 किलोमीटर चल रहा है, और या 80 किलोमीटर चल रहा है वो 200 रुपए के पेट्रोल में, 200 रुपए के पेट्रोल में, डोंट फॉरगेट दिस। तो यानी कि पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आई, तो एक एवरेज मान के चलते हैं हम, इसमें 2.5 रुपए कॉस्टिंग आई आपकी पर किलोमीटर के हिसाब से, 2.5 रुपए कॉस्टिंग पर किलोमीटर के हिसाब से आई है जी। तो आपका अगर यहीं देखा जाए तो आप 20 रुपए की कॉस्ट में 80 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी कि जहां 2.5 रुपए आपने पर किलोमीटर खर्च किए वहां आपको मुश्किल से 25 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। और इसी को अगर मैं कैलकुलेट करूं कि आपने 800 साइकिल तक उसको चार्ज करना है, तो 800 साइकिल का चार्ज करना यानी कि इंटू 80, यानी 64,000 किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई। 800 साइकिल मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ एनएमसी केमिस्ट्री की बैटरी के साथ, जहां आपको सिर्फ 800 साइकिल गाड़ी चलानी है। और अगर वो एक साइकिल पे 80 किलोमीटर चलती है तो मान के चलो 8 घंटे 64,000 किलोमीटर गाड़ी चलाई। यहीं आप पेट्रोल गाड़ी 64,000 किलोमीटर अगर गाड़ी चलाते हो तो 64,000 इंटू 2 रुपए 50 पैसे कर लो, आपने कितना पेट्रोल खर्च किया वो आपके सामने रिजल्ट आए, ही सी गणित है। 64,000 किलोमीटर को 2 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे सामने जो अमाउंट आया है वो लगभग लगभग 1,60,000 किलोमीटर के आसपास आया है, मतलब 1,60,000 रुपये मैंने खर्च कर ही दिए। तो आप ये खुद डिसाइड करो कि आपने 1,60,000 रुपये खर्च किए पेट्रोल पर, जिसमें अभी मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं जोड़ी है। 3,000 किलोमीटर पर आपने मेंटेनेंस कॉस्ट भी जोड़नी होती है, उसके अंदर आपका इंजन ऑयल चेंज होता है, सर्विस वॉशिंग वगैरह सब मिला के राउंड फिगर में मैं 300 रुपये मान लेता हूँ जी, सिर्फ इंजन ऑयल की कॉस्ट ही निकाल देते हैं। इंजन के पार्ट्स भी खराब होते हैं वैसे, इंजन के अंदर बेल्ट भी चलती है, आईसी इंजन है तो उसके अंदर जो बेल्ट चल रही है उसका भी टूटना हो सकता है, किसी गियर बॉक्स का अंदर से टूटना हो सकता है। इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं, सिंपल मोटर है। अगर इसका मेंटेनेंस में सिर्फ 300 रुपये पर सर्विस भी मानूं तो 3,000 किलोमीटर के हिसाब से लगभग लगभग मेरे को कम से कम 20 बार सर्विस करवानी है, 6-7 हज़ार रुपये तो उसके भी जोड़ लेते हैं, हो गए आपके लगभग
सब कॉस्टिंग निकाल के 2.25 लाख रुपए आपने इसके 64,000 किलोमीटर पर खर्च कर दिए पेट्रोल और उसमें। और आपने गाड़ी क्या ली? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर आपको सबसे बढ़िया क्या रहा? सबसे बढ़िया ये रहा कि आपने सिर्फ उसकी कीमत अदा करी, वो भी 1 लाख के अंदर अंदर, जिसमें आपने अपनी इलेक्ट्रिक चार्ज केवल और केवल मुश्किल से 16-17 हज़ार रुपये खर्च करे। वो भी रिड्यूस कर देते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट हटा देते हैं, तो 1,60,000 रुपये आपने कहाँ खर्च करे और यहाँ पे जीरो कॉस्ट आ गई। तो ये चीजें मायने रखती हैं। पैसा बचाया ना आपने, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ही सामने आएगा। बात समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और टैग कर दो हर दोस्त को कि ये गाड़ी लेने से पहले जानना जरूरी है। और बैटरी की कॉस्ट 40% कॉस्ट मानते हैं हम वाहन की कॉस्ट का। मान लो आपने 1 लाख की गाड़ी ली साहब, तो 1 लाख में 40,000 की बैटरी पड़ रही है साहब, आपने 1,60,000 का पेट्रोल भी तो बचा लिया। उसमें आपने अगर मान लो बैटरी भी चेंज कराई तो 40,000 रुपये तो खर्च करे आपने, आपका ज्यादा पैसा तो खर्च नहीं हुआ। तो इतना तो बनता है यार। अगले कुछ मैं समझता हूँ 64,000 किलोमीटर के लिए गाड़ी वापस तैयार हो गई आपकी। और ये तो मैं 64,000 आपको रिड्यूस साइकिल पे बता रहा हूँ, जबकि हकीकत कुछ और होगी इसकी। 1,000 साइकिल 80 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर, और आप साल में कितना चल रहे हो वो कैलकुलेशन भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप 15 महीने में 15 बार भी अगर चार्ज कर रहे हो तो साल भर में आपने कितनी बार चार्ज किया उसको? फुल साइकिल कितनी मिली उसको? 180 बार। 180 बार अगर आपने चार्ज करा उसको, तो यार आप 1,000 बार तो चार्ज करोगे। 6-7 साल सोचने की कहाँ टेंशन है? 180 बार से आप देख लो कितने साल चार्ज करोगे आप। और चलेगी गाड़ी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी भी। कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत बार अच्छा लगता है मेरे को। गाड़ी चलाता हूँ, जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ तो पास से कोई भी अगर गाड़ी निकलती है, देखो मेरी गाड़ी की स्पीड भी अच्छी है, 55-60, उससे ज़्यादा सिटी में चलाना होता भी नहीं है। पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ कि बाबू 40 किलोमीटर के 100 रुपये पूरे कर दिए, तू पेट्रोल का खर्चा करके गाड़ी चला रहा है, मैं तो फ्री में चला रहा हूँ। तेरे सामने मैं कुछ भी खर्च नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादा लोगों से मिलना होता है, मेरी इतनी व्यस्तता बढ़ गई है काम की कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें आपके लिए मायने रखती हैं। दूसरा चीज़ आती है इंश्योरेंस की। देखो इंश्योरेंस वाला मैं ना तो इंश्योरेंस करने वाला हूँ और ना ही मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट हूँ। हालांकि मैंने कुछ लोगों की जो व्हाट्सएप मेरे पास मैसेज थी, जो मेरे पड़ोसी या मेरे मित्र या मेरे नियर और डियर कह लीजिए फैमिली और फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पूछा इंश्योरेंस का क्या सीन सिनेरियो है। तो देखो जी, इंश्योरेंस तो वैसे कंपनी देती है, बैटरी पे भी देती है और मोटर पे भी देती है, पर उसमें हर चीज में टर्म्स और कंडीशन लगी हुई रहती है। वो आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा कि किस कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, पर वो चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। भाई अगर आपकी गाड़ी आपको प्यारी है, आप चाहते हैं उसको चोरी से भी बचाएं, आग से भी बचाएं, नुकसान से भी बचाएं, तो आपको इंश्योरेंस मैं कहूँगा लेना चाहिए। जैसे मैं लेता हूँ, फर्स्ट पार्टी ही लेता हूँ मैं। अब कुछ आग लगने की घटनाओं के बारे में डेफिनेटली आर्ग्यू होगा, तो मैं तो सीधी सी बात उनको एक शॉर्ट तरीके में समझाता हूँ। भाई साहब, पेट्रोल जो है ना, वो भी एक तरह का बम है। उसमें जब इंटरनल कंबशन इंजन में होता है तो वो जितना हीटअप होता है, और एक सर्वे के अनुसार भी, मैंने एक मेरे मित्र हैं उनसे मैंने पूछा था, तो उन्होंने एक सर्वे के बारे में बताया था कि 1 लाख गाड़ियों में लगभग लगभग 2,000 गाड़ियां, 2 से 2,500 गाड़ियां आपकी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां आग पकड़ लेती हैं चलते चलते। मैक्सिमम केसेस उनके आए हैं। और वहीं इंस्टेड ऑफ दैट 1 लाख गाड़ियों में मुश्किल से 700-800 और मैक्सिमम 1,000, पूरे वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो मेरे को बताया था 1,057 था शायद, वो पूरा दिखाया उन्होंने। 1 लाख गाड़ी में 1,057 गाड़ियां ने आग पकड़ी है। वो भी रेशो अब कम हो रहा है। सबसे ज्यादा हाइब्रिड है। हाइब्रिड में दोनों ही चीजें हैं, बैटरी भी लगी हुई है आपकी और इंटरनल कंबशन इंजन तो है ही।
1 लाख किलोमीटर चलते हो तो उनका रेशियो 3,500 से ऊपर था। सबसे ज़्यादा खतरनाक तो वो गाड़ियाँ हैं। तो अब आपको तय करना है कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। देखो, पैसा बचाना है तो इलेक्ट्रिक पे जाना पड़ेगा। पैसा एक बार का सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिंगल टाइम नहीं करते हैं तो काफ़ी फाइनेंस कंपनियां हैं जो उनके यहाँ बैठे रहते हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पता नहीं आईडीएफसी, कौन कौन सी बैंकों के, जिसका प्लान आपको अच्छा लगे उसका लो, लोन पे ले लो गाड़ी। 1 साल किस्त भरनी है, उसके 3 साल तो आप मजे करना। 3 साल तक तो आप आराम से रिलैक्सफुली गाड़ी चलाओगे। कीमत तो पूरी वसूल हो ही जानी है आपकी। इलेक्ट्रिक पे तो जाना बनता है। एक शहर से दूसरे, रेंज एंजाइटी बहुत लोगों को रहती है, रहनी भी चाहिए। भाई साहब, अभी यहाँ प्रॉपरली चार्जिंग स्टेशंस डेवलप नहीं हुए हैं, बैटरी स्वाइप स्टेशंस नहीं है। देखो, ये टेक्नोलॉजी अगर हम कहें अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। पहले पेट्रोल पंप कितने होते थे? मैं बहुत छोटा था तब मेरे को अच्छे से याद है कि जयपुर अजमेर हम जब ट्रैवल करते थे तो जिस गाड़ी में फिएट वगैरह में हम ट्रैवल करते थे, रास्ते में 2 पेट्रोल पंप थे और सब ये चौकन्ने रहते थे कि यहाँ इन 2 पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल पहले भरा लो, फुल करने के बाद अगर खत्म हो जाए, कोई टंकी में नुकसान हो जाए तो पहले उसका अल्टरनेट ढूंढ के रखो कि बीच वाले ये पेट्रोल पंप पे हम रुक के थोड़ा और डलवा लेंगे, थोड़ा और चीज़ें रखवा लेंगे। तो अब ये स्टार्टिंग है, ठीक है, बिगिनिंग है, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर हाँ, ये मान के चलो कि काम बहुत बढ़िया है ये। आप एडमिट कर लो, आप एक्सेप्ट कर लो कि आपने ये गाड़ी अगर ली तो आप घाटे का सौदा नहीं कर रहे हो। इससे आपके काम को प्रगति मिलेगी। देश का पहिया घूमेगा, गाड़ी का पहिया घूमेगा, चक्र के साथ घूमेगा, समय चक्र के साथ घूमेगा, तो वो एक फ्लो बन जाएगा और आप उस फ्लो में चढ़ते रहोगे, चढ़ती कला में जाओगे। तो वही है कि अब आपको तय करना है गाड़ी कौन सी लिए। बाकी ये ब्लॉग पसंद आया हो, आगे इसके बारे में और कुछ जानकारी हो, चाहिए हो आपको, जो मैं आपको दे सकता हूँ, डेफिनेटली मैं क्वेश्चन आंसर बनाकर दे दूंगा। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।